नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयागराज एकेडमी परिवार में, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 9260973598 है। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाके बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, पिछले कई वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 10 तक के 2 वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के सेशन के अंतर्गत मैं क्लास 4th की एनसीईआरटी की आसपास पाठ्यपुस्तक के चैप्टर संख्या 11, 12, 13, 14, 15 यानी 11, 12, 13, 14, 15 ये सब डिस्कस करूँगा। और ये आपके जो 5 जुलाई को सीटेट एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी मित्रों, अगर आप भी सीटेट 5 जुलाई को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिना देखे ना जाएं, क्योंकि इन वीडियो से आपके क्वेश्चंस मान के चलो हमारे हर एक वीडियो से 2-3 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर सभी के सभी आप एनसीईआरटी की वीडियो पढ़ लेते हैं तो ईवीएस साइंस में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपके 30 के 30 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए आपको पर्यावरण में अच्छे नंबर पाने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेशन पे जाके कमेंट जरूर करें। चलिए मित्रों, हम लोग चलते बात करते हैं, आपका बहुत कम समय लेते हुए चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले चैप्टर पढ़े थे, इससे पहले हुतूतू हुतूती कबड्डी के बारे में। और यहाँ पर ये जो चैप्टर संख्या 11 दिया गया है उस चैप्टर का नाम है फुलवारी। क्या है? फुलवारी। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम उनसे भी कुछ गाकर सुनाओ, उनसे भी कुछ गाकर सुनाओ। मैं एक फूलों की घाटी में पहुंच गया हूं। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे के फूल खिले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा एक गीत गाने का दिल चाह रहा है। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। पास मेरे जो तितली आए उसको दोस्त बनाऊंगा। क्या तुमने कभी बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारे फूल लगे देखे हैं अपने स्कूल के बगीचे में। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखिए। मैंने बहुत सारे रंगों के फूल देखे हैं, लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद। किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना। हाँ, बहुत सारे रंगों के फूल देखे हैं, सही में उन्हें गिनना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान इत्यादि? हाँ, मेरे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हैं, जैसे कि चादर, तकिए, पर्दे इत्यादि। नीचे एक खाने में एक सुंदर सा डिजाइन बना है, अपने आप को डिजाइन बनाकर रंग भरो। अब देखिए, डिजाइन बनाया गया है, इसमें आपको रंग फिल करने को स्वयं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें को यहाँ पे करना है। अपने दोस्तों से बनाए गए डिज़ाइन भी उनके देखो। मेरे एक दोस्त ने एक डिज़ाइन बनाया, वो नीचे दिया गया है, मोर की कुछ डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ये मित्रों, जो जितना मैं ये चैप्टर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं मैं डायरेक्ट आपको हिट कराऊंगा। फूलों की दुनिया, तुम नीचे दिए गए फूलों के बारे में जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाइए, और जिनको नहीं पहचानते उन पर ना लगाइए, उनके नाम लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पुष्प दिए गए हैं, आपको डायग्राम में अच्छे से ऊपर में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले उड़हुल का पुष्प है, गुड़हुल होना चाहिए वैसे। गुलाब है, सूरजमुखी है। ये कुछ पुष्प दिए गए हैं, जिनको आप जानते हैं उनको नाम लिख सकते हो, जिनको नहीं जानते हैं उनको नहीं लिख सकते हैं। तो आप कौन कौन से पुष्प के बारे में जानते हैं, कौन कौन से पुष्प के बारे में नहीं जानते हैं, ये देखिए। ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताइए। वे पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेल पर लगते हैं, पानी के पौधों पर उगते हैं, सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, जिनको तुम आँखों बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जो साल भर लगते हैं। वो कौन से ऐसे फेल हैं? अब देखिए, पेड़ पर लगने वाले फूल कौन कौन से हैं? तो गुलमोहर और कदम हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से पुष्प हैं, ऐसे कौन से फूल हैं जो वृक्षों पर, पेड़ों पर लगते हैं, तो गुलमोहर, कदम। झाड़ियों पर लगने वाले पुष्प बताइए। तो गुलाब और बेला के पुष्प झाड़ी पर लगते हैं, ये झाड़ियाँ हैं, सर्व हैं। आपने कहा बेल पर लगने वाले पुष्प, तो चंपा है, रात रानी, ये बेल पर पुष्प लगते हैं। पानी के पौधों पर उगते हैं, कमल है, कुमुदनी है। सिर्फ रात में खिलते हैं, तो रात रानी और हर श्रृंगार के पुष्प कब खुलते हैं? रात में ही खिलते हैं। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, कमल और सूरजमुखी। अब देखिए, ऐसे कौन से पुष्प हैं जो दिन में खिलते हैं परंतु रात में बंद हो जाते हैं? तो कमल और सूरजमुखी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, जिनको तुम आंखें बंद करके भी
करके भी खुशबू से पहचान सकते हो तो ऐसे गुलाब है और बेला है, ये पहचान सकते हो। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जैसे गेंदा है, डहलिया है, जो साल भर खिलते हैं, साल भर खिलने वाले गुलाब और गुड़हल, ये कुछ पुष्प हैं जो साल भर खिलते हैं। क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते हैं? पता करके लिखो। जैसे मनी प्लांट पर कभी भी पुष्प नहीं लगते हैं। एक ऐसा पौधा जिस पर कभी पुष्प नहीं लगते हैं तो वो मनी प्लांट, और मनी प्लांट का दूसरा नाम क्या है? पैथोज। तो अगर पूछा जाएगा कौन सा पुष्प है जिस पर कभी नहीं लगते हैं, तो पैथोज है, मनी प्लांट। यहाँ यह क्यों? क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? हाँ, फूल तोड़ना मना है। इस तरह की देखिए तख्ती यहाँ पे दिखाई गई है। हाँ, इस तरह की तख्ती बगीचे में लगी होती है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ देते हैं? नहीं, प्रायः लोग इस तरह की तख्ती लगे होने के बाद फूल नहीं तोड़ते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग नियम तोड़ देते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? तो कोई भी फूल नहीं बचेगा जिससे बगीचा सुंदर नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो फूल को तोड़ना चाहिए, कौन से पुष्प हैं, कौन से हम लोग से सुगंधित हैं और कौन से सुगंधित नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चन है मित्रों। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले पेज में चलते हैं हम लोग। अब देखिए फुलवारी चैप्टर से बात कर रहे हैं। चलो पास से देखें। बच्चे फूल ला सकते हैं, वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करें, तोड़ने नहीं हैं। 3 से 4 बच्चों के समूह बनाओ। किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। फूल किस रंग का है? फूल लाल रंग का है। इसकी खुशबू कैसी है? इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा, या कुछ और भी? तो बेसिकली कटोरी जैसा है। आपने कहा कैसा है? इनविल शेप है या बाउल शेप है। क्या ये फूल गुच्छे में है? नहीं, ये फूल गुच्छे में नहीं है। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? लगभग 50 पंखुड़ियाँ होंगी। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्तियाँ जैसे कुछ नज़र आते हैं? ये कितने हैं? हाँ, पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्तियों जैसे नज़र आ रहे हैं। इनकी संख्या 4। कैलिक्स की बात कर रहे हैं मित्रों, बाह्य दल की बात कर रहा है। पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? ये किस रंग के हैं? हाँ, हल्के से लाल रंग के हैं। ये पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहा है। इनके छूने से क्या पाउडर जैसा हाथ में लग गया? हाँ, ये पॉलन ग्रेन है। हाँ, इनको छूने से पाउडर जैसा हाथ में लग गया। खिलती कलियाँ, तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। अगर स्कूल या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियाँ भी देखो। मैंने बगीचे में फूल के साथ साथ कलियों को भी देखा है। कली और फूल में क्या क्या अंतर है? फूल कलियों से बड़े होते हैं। कलियाँ नुकीले आकार के तथा हरे रंग के पत्तियों से ढकी रहती हैं। फूल बड़े आकार के तथा फैला हुआ होता है। किसी पौधे की कली, उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो ये सब आप बना सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिन में खिलकर फूल बनती है? हाँ, 4 से 5 दिन में एक जो बेसिकली बड होती है, कली होती है, वो खिलकर पुष्प बन जाती है। चलो जानने की कोशिश करें। किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज़ देखो। उस पौधे का नाम भी लिखिए। गुलाब का पौधा, जब तुमने कली देखी तो तारीख उस पर यहाँ पे नोट कर लीजिए। और कली जब फूल बनी तो तारीख बताइए। अब एक कली को फूलने में कितने दिन का समय लगा? जब मैंने कली देखी थी तो तारीख 1 फरवरी थी, और जब कली फूल बनी तो 5 फरवरी हुई। और जब 1 फरवरी को देखो यहाँ पे कितना कंटेंट अच्छा दिया गया, फरवरी डेट दिखाया गया। 1 फरवरी को कली थी, 5 फरवरी को कली पुष्प बन गई, और 14 फरवरी को जाके किसी न किसी को दे देंगे। तो वो फूल बनने में लगभग कितना दिन लगा? तो 4 से 5 दिन का पुष्प बनने में समय लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे अगले में पेज में चलता हूँ। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने कौन कौन से फूल देखे और कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। उन लोगों ने, आपने देखा उड़हुल मतलब गुड़हुल तथा गेंदा के फूल देखे, उनकी कलियों को फूल खिलने में 4 से 5 दिन का समय लगा। तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया। फूल को मुरझाने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। तो आप देखो, फूल खिलने में समय लगता है 4 से 5 दिन, और फूल मुरझाने में कितना समय लगता है? 15 से 20 दिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, कुछ इनको आप ध्यान बनाए रखें पेपर जाने से पहले। इतने सारे इस्तेमाल, खाए भी जाते हैं फूल। अब कौन से फूल हैं जो खाए जाते हैं? तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा? मैंने फूलों का इस्तेमाल माला बनाने में, गुलदस्ता बनाने में, भगवान को चढ़ाने में देखा। क्या तुम जानते हो कि फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ फूल खाए जाते हैं, कुछ फूलों की सब्जी भी बनती है। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है? हाँ, मेरे घर में फूलों की सब्जी बनाई जाती है। पता करो कौन से फूल हैं, जैसे कचनार के फूल हैं, केले के फूल हैं, सहजन के फूल हैं। ये फूल होते हैं जिनकी सब्जी बना। अब कौन सा ऐसा पुष्प है जिस पुष्प की सब्जी बनाई जाती है? तो कचनार, केले के फूल, सहजन के फूल, ये आपको याद रखना। दवाई में भी किन्हीं 2 फूलों के नाम करो।
पता करो जो दवाई में इस्तेमाल होते हैं। तो गुलाब और उड़हुल, आपने कहा गुलाब और उड़हुल दो ऐसे फूल हैं जो दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो मिठाई में, उसके साथ दवाई में, लस्सी में, और कहीं भी पता कर सकते हो। कक्षा में एक दूसरे को बताओ। हाँ, मेरे यहाँ दवाई में, मिठाइयों में भी, लस्सी में भी, कुछ पकवानों में तथा आपने कहा सुगंधित बनाने में गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। खुशबू और रंग, तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है। हर श्रृंगार तथा चाइना रोज के रंग बनाए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पुष्प हैं जिनके रंग बनाए जाते हैं? तो बेसिकली हर श्रृंगार तथा चाइना रोज से रंग बनाए जाते हैं। क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही नहीं होता है? नहीं, मैं ऐसा कोई रंग नहीं सोच सकता हूँ जिस रंग का कोई फूल नहीं होता है। ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जाता होगा। तो गुलाब है, बेला है, जैस्मिन है, आदि फूलों से इत्र, सेंट, परफ्यूम बनाया जाता है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल? क्या तुमने कभी सोचा कि फूल पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? हाँ, मैंने फूलों पर कई गीत पढ़े और सुने हैं। इस गीत को गाओ। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले सेहरा। अच्छा, अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियां का बना ले सेहरा। देखिए, ये सब कुछ गीत हैं, आप स्वयं बना सकते हो, स्वयं गा सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता है? हाँ, इस तरह के गीत शादी के अवसर पर गाए जाते हैं। क्या तुम्हारे या घर में किसी और के ऐसे गीत गाते हैं? हाँ, मेरे घर में मेरी बहन, माँ, दादी को ऐसे गीत आते हैं। वो मुझे ऐसे गीत, और मुझे भी ऐसे गीत आते हैं। फूलों के बारे में गीत, कविता और इत्यादि इकट्ठी करो और कागज़ पर लिखकर कक्षा में लाओ और उनको स्वयं पता करो और उनको कक्षा में जाके लगा दो। ये सब आप स्वयं कर सकते हो। फूलों के बारे में बता सकते हो कि फूल का इस्तेमाल बेसिकली कहाँ होता है। चैप्टर का नाम ही है फुलवारी। कुछ अवसरों पर क्या तुम्हारे घर में बड़े कोई खास फूल इस्तेमाल करते हैं? पता करो, तालिका में लिखिए। हाँ, फ्रेंडशिप डे में लाल गुलाब, जन्मदिन पे लाल गुलाब, शादी के वर्षगांठ पर फूलों का गुलदस्ता, वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब देते हैं, धार्मिक कार्यों में गेंदे का फूल दिया जाता है। अब पूछा जाए, बताइए कि फ्रेंडशिप डे पे कौन सा गुलाब देते हो? तो लाल गुलाब। धार्मिक कार्यों में गेंदे का फूल देते हैं। वैलेंटाइन डे पे तो सबको ही पता होगा ना, 14 फरवरी कौन भूलता है, लाल गुलाब है ना, सबको बचपन याद आ रहा होगा। कुछ और जाने, क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? हाँ, मैंने लोगों को फूल बेचते देखा है। यदि तुम्हारे आसपास कहीं और कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो, वे कौन कौन से फूल बेचते हैं। उनसे 3 फूलों के नाम पूछकर बताइए। गुलाब, गेंदा, बेला। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? वे ये फूल बगीचे तथा मंडी से लाते हैं। लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं? लोग पूजा के लिए, सजावट के लिए, तोहफा देने के लिए भी फूल खरीदते हैं। ये फूल किस किस तरह से बेचते हैं और उनके निशान बताइए। देखिए, कुछ पुष्प दिए गए हैं, उनको आपको जानना है तो आप बता सकते हो कौन से पुष्प हैं। देखिए, और किस तरह से होते हैं। फूल वाले फूलों को गजरा बनाकर भी बेचते हैं। अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करो और लिखो। एक माला 50 रुपये की है, एक लड़ी 20 रुपये की है, एक फूल 5 रुपये का है। क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? किससे? हाँ, उन्होंने अपने घर के बुजुर्गों से सीखा है। क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग यह काम करें और क्यों? हाँ, ज़्यादातर फूल बेचने वाले चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग भी काम करें क्योंकि फ़ायदा है और इसके बारे में भी बेहतर जान सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, ये फूलों से लेके हम देख रहे हैं। अब देखिए, ये चैप्टर जो आपका आ रहा है पहाड़ों से समंदर तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। चित्र और शब्दों की मदद के एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। नाव, बहता पानी, नीला मछली, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सी नदी थी। उस नदी का पानी बिल्कुल साफ और नीले रंग का था। बहुत सारी मछलियाँ उस नदी में परिवार के साथ रहती थी। नदी में कुछ पौधे भी थे जो काफ़ी सूखी थे। कुछ दिन बाद नदी के किनारे एक फैक्ट्री बनाई गई और फैक्ट्री के कारण नदी के किनारे धीरे धीरे लोग रहने लगे तथा कुछ दिनों के बाद एक शहर बस गया और फैक्ट्री के सामानों को पहुंचाने के लिए जहाज़ भी आने लगे। कभी कभी जहाज़ से तेल चूने लगा
और जो नदी में फैल गया। कई लोग नदी में अपने कपड़े, बर्तन आदि भी धोने लगे। लोग पालतू जानवरों को भी नदी में धोने लगे। घरों से निकलने वाला गंदा पानी नदी में गिराया जाने लगा। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा भी लोग नदी में गिराने लगे। इन गंदगी ने नदी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह नदी एक सुंदर नदी नहीं रह गई थी। अब देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण के बारे में दिखा रहे हैं, कैसे जल प्रदूषण फैलता है, वो सब चीज़ें देखते हैं। फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ का पानी कैसे रंग का है? जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ का पानी कोई रंग का नहीं है, अर्थात रंगहीन है, परंतु दूर से देखने पर वह नीला दिखाई देता है। नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं तो कहीं कम है, कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ और चर्चा करो। जहाँ पर बस्तियाँ नहीं हैं वहाँ नदी का पानी साफ़ है, जिसके कारण मछलियाँ भी ज़्यादा हैं, परंतु जहाँ पर बस्तियाँ हैं वहाँ पर लोगों द्वारा फेंके गए कचरा के कारण नदी का पानी गंदा हो गया और इसी कारण वहाँ या तो मछलियाँ कम हो गई हैं, मरी हुई हैं। गांव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा था? गांव में पहुँचने से पहले नदी में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही थीं। नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और क्यों बदला, चर्चा करिए। नदी के पानी का रंग बस्तियों तथा फैक्ट्री के पास बदल गया। बस्ती के पास लोगों के घरों से निकलने वाले कचरे तथा फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को नदी में गिराने के कारण नदी के पानी का रंग बदल गया। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किसी जगह रहना पसंद करोगे, क्यों? हाँ, मैं चित्र में दिखाई गई जगहों में से गांव के पास नदी के किनारे रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर नदी का पानी साफ और गांव भी है। चित्र में जो कुछ हो रहा है उनसे क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे और क्या और कैसे? हाँ, मैं नदी में से कचरा को साफ करवाना चाहूँगा कि नदी में कचरा ना गिरे। नदी में और कचरा नहीं गिरने के लिए नदी में गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने के बाद ही नदी में गिरने देना चाहूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी में कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे, क्यों? अगर मुझे पानी पीना होगा तो नदी जहाँ से निकलती है मैं उस हिस्से से पानी पीना चाहूँगा। चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई है। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ, फिल्म में या कहीं और में? हाँ, मैंने समुद्र को देखा है। मैंने मुंबई में समुद्र को देखा है। क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब? पिछले वर्ष जब मैं मुंबई गया था तो समुद्र के किनारे भी गया था। अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। तो बेसिकली जो सी वेव्स होती हैं वो उनके बारे में बता सकते हो कैसे उठती हैं। चलिए अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, समुद्र में लहरें ऊपर नीचे उठती हैं। अपने हाथ में स्वयं करके दिखाइए। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? क्यों नहीं, समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता क्योंकि यह कठोर तथा खारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, समुद्र का पानी कैसा होता है, कठोर होता है, किसके कारण होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। क्या पूरे साल में नदी, तालाब तथा झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं, चर्चा करो। हाँ, पूरे साल नदी, तालाब तथा झरनों के पानी में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। नदी तथा तालाब में बरसात के दिनों में वर्षा का पानी के कारण सबसे ज़्यादा जल स्तर होता है। गर्मियों में यह न्यूनतम जल स्तर रहता है। बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब, नदी में होता है क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? नहीं, बरसात के मौसम में तालाब या नदी में पानी का जल स्तर अधिकतम रहता है तथा गर्मी के दिनों में न्यूनतम रहता है। अपने गाँव तथा शहर के आसपास की नदी, झील, तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी, बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं? हाँ, उसके पानी का जलस्तर गर्मी में सबसे कम तथा बरसात में सबसे ज़्यादा होता है, सर्दी में मध्यम रहता है। उसमें किस तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं? उसमें कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, रोहू, कतला इत्यादि। उनमें कुछ बड़ी तथा कुछ छोटी मछलियाँ भी पाई जाती हैं। उसके आसपास कई तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। नदियाँ, झील तथा तालाब से के आसपास मुख्य रूप से घास तथा झोपड़ियाँ उगी होती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े पेड़ भी उगे होते हैं। वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं? वहाँ चील, कौवे, बगुले इत्यादि पक्षी आते हैं। क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना है, पढ़ा है? कहाँ? हाँ, मैंने बिहार राज्य में दरभंगा तथा माधेपुरा जिले में आई बाढ़ के बारे में पढ़ा हुआ है। तुम कैसे जानना चाहोगे कि पानी गंदा है? गंदा पानी देखने में गंदा तथा मटमैले रंग का होता है तथा उससे गंदी बदबू अभी आती रहती है। अगर पानी देखने में साफ़ हो तो क्या ज़रूरी है कि पानी पीने के लिए ठीक होगा, चर्चा करो। यदि पानी देखने में साफ़ है तो यह ज़रूरी नहीं कि वह पानी पीने के लिए ठीक होगा। वैसा पानी जो यदि साफ़ भी दिख रहा है तो भी उसमें कीटाणु हो सकते हैं। उस पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जो उस पानी को अगर हम पीते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा, हानिकारक होगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके। जो पानी
तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है, किस नदी या तालाब से। हाँ, हम जो पानी पीते हैं वह नदी या तालाब के पाइप द्वारा हमारे घरों तक आता है। क्या उस तालाब या नदी के साथ वही हो सकता है जो हमारे चित्र में नदी के साथ हुआ था। हाँ, उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र में नदी के साथ हुआ था। पानी गंदा है कि कहाँ पे गंदा, कहाँ पे साफ़ है। इस गतिविधियों के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा, दाल, हर चीज़ का आधा चम्मच लो। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच लें। 5 या 6 गिलास या बोतलें यहाँ पर देखिए। अब तुम्हें क्या करना है। अब देखिए, सभी गिलास या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो। एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो अब तुम्हें क्या अंतर दिखाई है। तुमने क्या देखा, सही की जगह पर निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंडेक्स है। यहाँ पर देखिए, जो चीनी थी, चीनी पानी में घुल गया, नमक पानी में घुल गया, नींबू का रस पानी में घुल गया। पानी में नहीं घुला, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पानी का रंग बदल गया। तो पानी का रंग बदलेगा, चीनी से, नमक से, नींबू के रस से नहीं बदलेगा। हल्दी पानी में घुल जाएगा लेकिन उसका रंग भी बदल जाएगा और पानी का रंग बिल्कुल, जी हाँ, बदल जाएगा। साबुन का पानी आपने का नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा ये, और पानी का रंग बदल जाएगा। पानी का रंग तो क्या होगा, बदल जाएगा। आटा पानी में नहीं घुलेगा, पानी का लेकिन रंग क्या होगा, बदल जाएगा और पानी का रंग बदल जाएगा। उसके बाद दाल है, दाल पानी में घुल जाएगा, दाल पानी से घुल जाएगा तो पानी का रंग भी बदल जाएगा। खाने का सोडा पानी में घुल जाएगा, पानी का रंग भी क्या हो जाएगा, खाने के सोडे से पानी का रंग नहीं बदलेगा। तेल मिलाने से पानी पर नहीं घुलेगा और इससे रंग भी नहीं बदलेगा। हल्का सा हाँ, रंग में प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं पानी में। तुमने जो देखा उसके आधार पर प्रश्न बताओ। क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? नहीं, सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? नहीं, पानी का रंग हमेशा नहीं बदलता है। कुछ चीज़ों के घुलने से पानी का रंग नहीं बदलता है, जबकि कुछ चीज़ों के घुलने से पानी का रंग बदल जाता है। क्या तेल पानी में घुल जाता है? नहीं, तेल पानी में नहीं घुलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये घुला या नहीं घुला? जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं वह पानी के ऊपर तैरने लगती हैं तथा तलछटी में बैठ जाती हैं, जैसे तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी से लेकर हम लोग देख रहे हैं। कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता है। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है? नहीं, कुछ चीज़ें जिनके घुलने से बाद भी पानी का रंग नहीं बदलता है लेकिन वह पानी में मौजूद रहती हैं, जैसे चीनी, नमक। पानी घुलने के बाद पानी का रंग नहीं बदलता है लेकिन वह पानी का बदला हुआ स्वाद बदलता है कि वह चीनी या नमक पानी में मौजूद है। सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुली ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस इत्यादि, तो क्या होगा? हम लोग कई तरह से स्वाद लेने से वंचित रह जाएंगे। सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, तो जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चाक, कूड़ा कचरा इत्यादि, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में कुछ भी बर्तन स्थित की तरह नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बर्तन बचेगा ही नहीं, सब घुल ही जाएगा। तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? मेरे घर में पीने का पानी पहले फ़िल्टर में डालकर साफ़ किया जाता है। पानी को साफ़ करने के लिए अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता करो। पानी को आसवन विधि के द्वारा, या उबाल कर, या क्लोरीन की गोलियों में मिलाकर, या आरओ फिल्टर के द्वारा साफ़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को फिल्टर करने के तरीके बताइए। आसवन, डिस्टिलेशन मेथड, बॉइलिंग करके, क्लोरीन डाल के उसके साथ साथ, या आरओ के द्वारा फिल्टर करके। इन तरीक़ों में हम 2 चित्र बना सकते हैं। आसवन, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा पानी को गर्म करते हैं, बूंद बूंद से टपका के पानी को अलग कर लेते हैं। जो बेसिकली जो साल्ट होता है, जो आपने का जो उसमें इन इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो क्या रहती है, नीचे बैठी रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इसके साथ देखिए, आप देखते हैं बसवा का खेत। एक किसान है जिसका नाम है बसवा, उसके खेत के बारे में पता करो। बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं? हमारे इलाके में इसे कुदाल कहते हैं। कहीं खूंटी कहते हैं, कहीं कुदाल कहते हैं। किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। उनके इलाके में गेहूं, धान, मक्का, आलू, टमाटर, प्याज, अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में? हाँ, मैं अपने घर के बड़ों में उनकी मदद करता हूँ काम में, जैसे कि अपनी मम्मी की मदद करता हूँ सफाई करने में, सजाने में। वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है? वह काम करना मुझे अच्छा लगता है।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बसवा कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं जा सका? क्योंकि बसवा खेतों में अपने पिता की मदद करना चाहता था। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है? हाँ, मेरे घर के पास कुछ खेत है, वहाँ सब्जियाँ तथा फूल उगाए जाते हैं। बसवा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती है वहाँ फल सब्जियाँ कैसे ले जाया जाता है? तो जहाँ पक्की सड़कें नहीं होती वहाँ फलों सब्जियों को बैलगाड़ी में ले जाया जाता है। कौन कौन सी गाड़ियों में फल सब्जियाँ ले जाई जाती हैं? किस गाड़ी का चित्र बनाइए। तो ट्रक है, ट्रैक्टर है, टेम्पो, बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला इत्यादि फल सब्जियाँ ले जाई जाती हैं। पता करिए। देखिए यहाँ कुछ उत्तर हैं, उनके हम नाम बताते हैं। यहाँ कुछ ऐसे औजार हैं जिनके चित्र बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या बनाया गया। देखिए यहाँ पर कुरीगे है, उसके साथ काम मिट्टी उलटना या बीज बोना। कुछ नाम देखिए यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिया गया। तो नाम ये खूंटी है, जिसे इलाके में कुदाल भी कहते हैं। काम मिट्टी को नरम बनाना, बेसिकली फावड़ा के आकार की खूंटी जिसको कहते हैं। उसका तीसरा चित्र बनाया गया जिसको इलगे कहते हैं, और ये तुम्हारे इलाके में हंसिया की तरह होता है। काम सब्जी इत्यादि को काटने में होता है। तो आपने कहा हंसिया है, खूंटी है और उसके साथ साथ कुरीगे है। ये कुछ चीज़ें दिखाए गए हैं जो मिट्टी को बीज बोने में, पलटने में, खोदने में काम आते हैं। तो ये इनके आंसर चित्र के अनुसार आप बता सकते हैं। चलिए, तो बसवा के खेत के साथ साथ हम लोग देखें फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को आप देख सकते हो सही क्रम में। देखो, पहले मिट्टी को खोद रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो बीज को बो रहा है, उससे फसल की निराई गुड़ाई करने के साथ साथ फसल को काटेगी। अपने इलाके में उगाई जाने वाली फसल के बारे में पता करो, कैसे उगाई जाती है, क्रम से कापी में लिखिए। मेरे इलाके में गेहूँ, धान, सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वो स्वयं आप चित्र बना के बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अगला चैप्टर देखेंगे, मंडी से घर तक। अब कोई व्यक्ति है तो फसल उगाएगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा? मंडी। मंडी से घर तक। क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय और किस काम के लिए? हाँ, मेरे घर में मेरे भैया को बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है। वे 5 बजे सुबह उठ के वे पढ़ाई करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। बताओ, बाबूजी पिछले दिनों की सब्जियाँ पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि पिछले दिन की बची सब्जियां पहले खराब हो जाएंगी इसलिए। क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? कहाँ? हाँ, मैंने सूखी तथा सड़ी गली सब्जियों अपने घर में तथा सब्जी मंडी में देखी हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि सब्जी खराब हो गई है? खराब होने पर सब्जियां सूख जाती हैं तथा उनमें दुर्गंध आने लगती है। नीचे कुछ घड़ी दी गई हैं, घड़ी में आपको समय बताना है, वैशाली क्या क्या कर रहे होते हैं। अब देखिए वैशाली ये सुबह का यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे घड़ी में आपको देख रहे हो 3 बज रहा है, उसके साथ साथ कितना बज रहा है यहाँ पे देखेंगे तो एक जगह बज रहा है 6 बज रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे 9 बज रहा है। तो वैशाली सब्जियाँ निकालती होगी। मैं सोया रहता हूँ। जब सुबह 3 बजे की बात है तो क्या करता होगा वो? वैशाली सब्जियाँ निकालती है। वैशाली सब्जियों को बोरे में रखती होगी, तब मैं अपना होमवर्क करता हूँ। वैशाली सो जाती है, तुम सोने जा रहे होते हो। ये 9 बजे की बात है, रात की। तो ये सुबह की बात है, ये दिन की बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे घड़ी में ही सुबह का मतलब पूरी इधर रात है, इधर का मतलब देखो थोड़ा सा रात है और थोड़ा सा दिन शुरू हो रहा है। उसके बाद सुबह होगी, उसके बाद फिर रात हो गया, रात के 9 बजे पूरी घड़ी को काला कर दिया गया। तो ये चित्र में ही आप समझ सकते हो कि वैशाली कब क्या करती होगी। तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है? मेरे घर में सब्जियां बाज़ार से आती हैं, प्रायः मेरी मम्मी है या मेरे पापा सब्जियां लेने जाते हैं। सब्जियों के साथ कुछ खेल। अब की बार जब मैं घर में भिंडी आए तो कुछ भिंडी लेकर देखो। क्या ये सब भिंडी एक ही नाप की हैं? नहीं, सभी भिंडी एक नाप की नहीं है, ये अलग अलग नाप की हैं। उनमें से सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भिंडी छांटो और नाप कर लिखो। सबसे लंबी भिंडी 6 इंच की थी तथा सबसे छोटी भिंडी 2 इंच की थी। क्या उनके एक रंग हैं? हाँ, उनके रंग एक से हैं। क्या वे एक जितनी मोटी हैं? नहीं, वे अलग अलग मोटाई के हैं। 2 भिंडियों की लंबाई में काटो और तथा उनके जितने बीज हैं देखो। नहीं, दोनों भिंडियों में एक जितने बीज नहीं है, अलग अलग। कापी में उन भिंडी के चित्र को आप देख सकते हो कि इसमें कितने बीज हैं। एक छोटी ले लो, एक बड़ी ले लो। सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई। कापी में उनके नाम लिखिए। बैगन, आलू, कद्दू, टमाटर, भिंडी, साग इत्यादि आप देख सकते हो, स्वयं भर सकते हो। पता करो, यहाँ पर कुछ फल सब्जियों की सूची दी गई है। कौन कौन से फल सब्जियाँ पहले ख़राब हो जाएंगे और कौन कुछ दिन तक रखे रहने के बाद ख़राब होंगे। तो पालक, लौकी, आलू, प्याज, केला, मूंगफली, टमाटर, खीरा, नाशपाती, चीकू,
रख के साथ साथ अनानास है, तो इसमें कौन सी पहले ख़राब होगी और कौन सी बाद में। अब देखिए जल्दी ख़राब होने वाली, कुछ दिनों तक रखे रहने के बाद ख़राब होने वाली, तो पालक जल्दी ख़राब हो जाती है, लौकी देर से ख़राब होती है, केला जल्दी ख़राब हो जाएगा, आलू तो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, फूल गोभी जल्दी ख़राब हो जाती है, प्याज तो रखा रहता है, टमाटर, खीरा, अंगूर ये सब जल्दी, बैगन ये जल्दी ख़राब होने वाली है, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास ये काफ़ी लंबे समय तक हम रख सकते हैं जिसको जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इनमें से कुछ फल तथा सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं तथा कुछ खुरदरी लगती हैं, उनके नाम बताइए। अब चिकनी कौन सी है? पालक, लौकी, केला, खीरा, सेब, अंगूर, बैगन, टमाटर। खुरदरी है आलू, प्याज, गोभी, उसके साथ साथ नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। ये कुछ खुरदरी सब्जियां हैं और कुछ चिकनी सब्जियां हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सी खुरदरी और कौन सी चिकनी है। किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगता हो। तो कद्दू देखो बेसिकली बहुत भारी होता है, बड़ा होता है। तुमने जो फल तथा सब्जियां खाई हैं उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सा है? तो अंगूर। अंगूर बिल्कुल, हाँ अंगूर हल्का होता है, कद्दू बड़ा होता है। अब देखिए 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीज नहीं होते हैं। आलू, गोभी, पत्ता गोभी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट परीक्षा के लिए। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनमें बीज नहीं होते हैं। तो बीज रहित आपने का कौन कौन से पौधे होते हैं? तो आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है। नीचे दी गई तालिका को पूरा भरो, अपनी पसंद तथा नाम जोड़िए। अब देखो यहाँ पे सेब है, सेब लाल या हरे रंग का होता है, 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। आप 1.5 किलो लगभग 50 रुपये के मिलते हैं, 1 से 2 किलो 50 रुपये के मिलते हैं। केला पीले रंग का होता है, आलू ग्रे रंग का होता है, पत्ता गोभी ये सब की इनकी लंबाई है, इनकी मात्रा है और इतने रुपए में ये इनके रेट हैं। तो ये कुछ बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आप एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। और जहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो बाकी तो मैं हूँ ही। इसके लिए अब देखिए अपने इलाके में किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति का बातचीत करिए और प्रश्न पूछकर कॉपी में लिखिए। उनका नाम क्या है ना, तारिक, अनवर हैं या जो भी हैं। उनके घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कितने बच्चे हैं? उनके घर में 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। बच्चों के नाम बताइए। मेहताब इतने साल का, मुसीम, समीन, जवीदा, गुड़िया, रजिया, सुल्तान, ये जितने भी हैं सबके सब नाम लिख सकते हो। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करता है? तो उनकी पत्नी, उनका बेटा। ठेले रेहड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं? उनकी पत्नी, पिताजी तथा बड़ा लड़का बैठता है। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं? वे सभी तरह की सब्जियां बेचते हैं। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? तो वे 4 बजे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। कुछ सब्जियां हैं उन देखो, वे दिन में कितने घंटे लगभग काम करते हैं? वे लगभग दिन में 15 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे देखो सब्जी बेचने वाले लगभग दिन में कितने घंटे काम करते हैं। सब्जी का नाम, उसका दाम बताइए। अब 10 किलोग्राम अगर आलू है, प्याज है, टमाटर है, तो आपने कहा 10 रुपये का उसका दाम प्रति किलोग्राम 10 रुपये में है। तो प्याज 10 रुपये में है, टमाटर 10 रुपये में। कौन सी जगह में लाई जाती है? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी अगर एक बार वे कितनी सब्जी खरीदते हैं? लगभग 1 कुंतल 100 किलोग्राम खरीदते हैं। यह सब्जी किन महीनों में ज़्यादा आती है? फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में। तो प्याज, आलू, टमाटर ये फरवरी मार्च में अधिक उगाए जाते हैं, ये है। अब देखिए चूँ चूँ करती आई चिड़िया। चिड़िया के बारे में बात करूँ मैं तो यहाँ पे गीजू भाई बधेका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गीजू भाई बधेका से नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। गीजू भाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? गीजू भाई बधेका ने यह पत्र लगभग 75 साल पहले लिखा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीजू भाई बधेका ने कितने साल पहले पत्र लिखा था? तो 75 साल पहले पत्र लिखा था। पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी उस समय कितने साल के थे? मेरे दादा दादी उस समय 1 वर्ष के थे, दादी का जन्म ही नहीं हुआ था। इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए उनमें से मैंने कौवा, है ना, गौरैया, कबूतर, कोयल तथा दर्जन चिड़िया को देखा है। अब कुछ पक्षियों को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है मित्रों, यहाँ पे इस चैप्टर से तो सवाल आते ही आते हैं परीक्षा में। तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? मैंने इन पक्षियों के अलावा कई पक्षियों को देखा है, जैसे हंस, बतख, सारस, सील, गिद्ध इत्यादि। क्या तुमने किसी भी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? हाँ मैंने पक्षियों का घोंसला देखा है, पास के बगीचे में पेड़ पे बना हुआ। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? मेरा मनपसंद पक्षी तोता है, मुझे तोता अच्छा लगता है। कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। वो स्वयं कर सकते हो, कैसे उड़ता है, कैसे आवाज़ निकलता है, बूझो पहचानो। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैर, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैर, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो इसका संकेत हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, ये मोर है। तो देखो उसके दुम पर पैर। अब देखो ये कैसे पक्षी है जिसके दुम पर पैर, यानी बेसिकली जो पूंछ होती है वो भी पैर की तरह कार्य करता है और सिर से दुम तक पूरा कैसा नीला नीला दिखता है। उसका उत्तर क्या होगा? मोर। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? हाँ, कठफोड़वा। देखो एक तो बसंत गौरी ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता है और कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है।
अपने घर या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो, ध्यान रहे घोंसले से बहुत पास नहीं जाना है, जिससे छूना भी नहीं है। गलती से अगर छू लिया तो पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। कुछ दिन तक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करो। घोंसला कहाँ पर है? घोंसला पेड़ की एक डाल पर है। किन किन चीज़ों से बना है घोंसला? घास, तिनकों से बना हुआ। क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे गुना रहे हैं? घोंसला बन चुका है। तो अब देखो यहाँ पक्षियों के आवाज़ के बारे में, घोंसलों के बारे में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आपको प्रश्न मिलेंगे जो पूछे जाते हैं सीटेट परीक्षा में। क्या पक्षी को पहचानते हो कौन सा है? हाँ, यह एक कौवा है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? पक्षी घोंसले में कीड़े, रोटी के टुकड़े, अनाज के दाने लेकर आते हैं। क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? हाँ, घोंसले में एक पक्षी बैठा है। तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि घोंसले में अंडे नहीं हैं। क्या घोंसले में कुछ आवाज़ें ची ची आ रही हैं? हाँ, घोंसले में से ची ची की आवाज़ आ रही है। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? उनके माँ बाप खाने के लिए अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े, कीड़े इत्यादि लाते हैं। पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? तो पक्षी 1 घंटे में 2 से 3 बार घोंसले में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए एक पक्षी घोंसले में कितनी बार आता है, तो 2 से 3 बार पक्षी घोंसले में आता है 1 घंटे के अंदर। बच्चे कितने दिन में घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं? बच्चे लगभग 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक पक्षी का बच्चा कितने दिन में घोंसला छोड़ के उड़ जाता है? तो लगभग 1 महीने बाद उड़ता है। तुमने घोंसले देखे होंगे, जी हाँ, कुछ उत्तर देखिए। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके घोंसला आप भी तैयार कर सकते हो, आप स्वयं कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आओ, कक्षा में बच्चे 3 समूह में बांट जाते हैं। हर बच्चा एक जानवर का चित्र बना, उसका रंग भरता है। कुछ हिरन बनाए हैं, कुछ यहाँ देखो भेड़ बनी हुई है, ये देखो बकरी बनी हुई है। अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग, उसी पे छोटी छोटी सी घास, मिट्टी आदि दिखाते हैं। उस ज़मीन पर देखो, यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। दूसरे समूह में बच्चे चार्ट, पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाए हैं। पानी पर उगने वाले पौधे तथा घास, पानी को कैसे जानवर खाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तीसरे समूह में देखेंगे बच्चे पेड़ पर बनाकर रंग भरते हैं। पेड़ पर ये कौन कौन से पक्षी हैं, घोंसले में हैं, इन पे कौन रहते हैं, इन चीज़ों पर अपनी कक्षा में सजाओ। पक्षियों के पंजे कैसे काम आते हैं? अब देखो, अगर पानी में तैरने वाले पक्षी होंगे तो उनके पंजे में ऐसे वेब्स की तरह, जाल की तरह संरचना होती है। टहनियों को पकड़ने वाले ऐसे लंबे नाखून वाले, लंबी लंबी उंगलियों वाले पंजे होते हैं। शिकार पकड़ने वाले, कुछ शिकार को पकड़ने वाले नुकीले पंजे होते हैं। पेड़ पर चढ़ने वाले वो भी नुकीले होते हैं और कई पंजे होते हैं उसमें। ज़मीन पर चलने वाली टांगें लंबी लंबी होती हैं। तो अब ये देखो एनसीईआरटी की पक्षियों की चोंचें दी गई हैं। मांस चीर फाड़ने वाली चोंच नुकीली होती है। लकड़ी में छेद करने वाली लंबी और नुकीली होती है। फूलों का रस चूसने वाली चोंच ऐसी है। कीचड़ में छानबीन करने वाली लंबी, और उसमें बेसिकली क्या होता है, कहीं न कहीं सीवर टाइप की, छन्नी टाइप की लगी रहती है। बीजों को दबाकर तोड़ने वाली, तो ये चोंच ऐसी होती है। काटने के लिए कौवे जैसी चोंच होती है। अब देखिए यहाँ पर जानवरों के दांत के बारे में दिखाया गया। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे तथा बड़े होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, सीटेट परीक्षा में पूछा गया कि गाय के कौन से दांत छोटे होते हैं? तो आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए बेसिकली, और पीछे के दांत चबाने के लिए चपटे और बड़े होते हैं। तो बड़े दांत कौन से होते हैं जानवरों के? पीछे के। और छोटे दांत कौन से होते हैं? तो आगे के। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस पकड़ने तथा काटने के काम करती है। तो जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनके दांत नुकीले तथा चीरफाड़ करने में काम आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, कुछ और चोंच दिखाई गई है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल लेता है। अगर सर्प देखेंगे तो सर्प के मुंह में दांत होते हैं, नुकीले होते हैं, वह शिकार को चबाता नहीं है, वह शिकार को पूरा निगल लेता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने तथा कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है और सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी आपको करना है। वहाँ पर चूहा भी आता है ऑप्शन में, लेकिन चूहा नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी आसपास की कक्षा 4 की क्या लिखती है? गिलहरी। तो आपको सही क्या करना है? गिलहरी। तो ये सांप के दांत, गिलहरी के दांत, गाय के दांत कौन से छोटे होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, उसके अलावा बिल्ली के दांत नुकीले क्यों होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ये सब आपको करना है। अब देखिए आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? 9 साल की है। तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? मेरे मुंह में कुल 24 दांत हैं। तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं? मेरे 4 दांत टूट गए हैं। कितने नए दांत आए हैं? मेरे केवल अभी 3 नए दांत आए हैं। कितने दूध के दांत टूटे हैं? उनकी जगह नहीं कोई नए दांत आए या नहीं आए? एक दूध का दांत
की जगह पर नया दांत नहीं आया है। दांतों के बारे में कुछ और पता करो, अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, आमने और सामने पीछे के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। सामने और पीछे के दांत, एक एक दांत का चित्र बनाइए, आप देख सकते हो। बेसिकली इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर दांतों के बारे में मैं साइंस में पढ़ाता भी हूँ डिटेल से अच्छे से। सामने के दांत, पीछे के दांत, ऐसे कुछ है। हाँ, मैंने इन दांतों में अंतर देखा, सामने के दांत पतले होते हैं, पीछे के दांत चौड़े तथा बड़े मोटे होते हैं। सोचो, तुम्हारे सामने ऊपर और नीचे के दांत नहीं हैं, तुम अमरूद कैसे खाओगे? करके दिखाओ, स्वयं करो, आप बता सकते हो। हमारे सामने के दांत तो हैं मगर पीछे का एक भी दांत नहीं है, अब तुम रोटी कैसे खाओगे? करके दिखाओ, स्वयं कर सकते हो। तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, किस प्रकार से चीज़ें खाओगे? केवल तरल पदार्थ तथा बहुत मुलायम पदार्थ। अपने दांतों को चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम्हारे दांत ही ना हो तो तुम कैसे खाओगे? तो कापी में देखोगे हम लोगों का चेहरा ऐसे एकदम से बुजुर्ग बुढ़े की तरह हो जाएगा। जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वे किस तरह से चीज़ें का नहीं खा पाते हैं पता करके, जैसे कड़ी चीज़ें और जैसे भुना ऊना है, ये सब नहीं खा पाते हैं बेसिकली ये लोग। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और सीटेट परीक्षा में अच्छे से सफल हों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।